आज हम लोग भूगोल विषय से संबंधित एक टॉपिक पढ़ेंगे। हमने इसके पहले पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंडियन क्लाइमेट। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि भारत की जलवायु का अध्ययन हम जब ऋतुओं के आधार पर करते हैं तो हमें क्या क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे द इंडियन क्लाइमेट ऑन द बेसिस ऑफ सीजन वाइज हम अध्ययन करेंगे। उसके पहले हम इंडिया का एक मैप ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम सीजन वाइज अध्ययन करेंगे इंडियन क्लाइमेट का। सबसे पहला हम सीजन देखते हैं वो है ग्रीष्म ऋतु। समर सीजन। यह ऋतु है मार्च से मई तक। मार्च से मई तक, फ्रॉम मार्च टू मई। हम देखते हैं कि जैसे जैसे मार्च का महीना शुरू होता है भारत में जो गर्मी है, जो हीट है, वो बढ़ने लगती है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़ते बढ़ते 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है मई में। पूरा भारत गर्मी की चपेट में आ जाता है। हॉट वेव चलने लगती हैं, गर्म हवाएं ब्लो करने लगती हैं और हम देखते हैं कि पूरे भारत में गर्मी का माहौल काफ़ी ज़्यादा महसूस होने लगता है। अब हम देखते हैं कि इस समय यानी ग्रीष्म ऋतु में उत्तर भारत में पश्चिम दिशा से एक हवा चलती है जो गर्म होती है और शुष्क होती है। In North India, a wind blows which is dry and hot, that is known as लू। यानी उत्तर भारत में पश्चिम दिशा से एक हवा चलती है जिसको हम कहते हैं लू। ये फसलों को भी सुखा देती है अगर उन फसलों की अच्छी सिंचाई नहीं हुई है। और कई बार हीट स्ट्रोक जो हम बोलते हैं लोगों को लग जाता है अगर शरीर में पानी की कमी है तो इसका असर पड़ता है। ये नॉर्थ इंडिया में चलती है और ये जो हम कह सकते हैं कि गंगा के मैदान वाले बेल्ट में या उत्तरी विशाल मैदान वाले बेल्ट में ये हवा चलती है पश्चिम से पूर्व। ऐसा नहीं है कि इस ऋतु में सिर्फ हवा ही चलती है और वो गर्म हवा चलती है, बल्कि इस ऋतु में कुछ वर्षा भी होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि भारत के दक्षिणी क्षेत्रों में यानी कर्नाटक और केरल में गर्मियों में जो बारिश होती है वह बारिश आम की फसल के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है, फ्रूट्सफुल होती है। इसीलिए इस गर्मियों में होने वाली बारिश को कर्नाटक में बोलते हैं मैंगो शावर यानी आम्र वृष्टि। लेकिन इसी समय कहवा के जो बागान हैं इन्हीं क्षेत्रों में यानी कर्नाटक और केरल के ही बेल्ट में जो कहवा के बागान हैं, कॉफ़ी प्लांट हैं,
वहाँ पर जो बारिश होती है उसको कहते हैं चेरी ब्लॉसम, उसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साउथ इंडिया में आम के बागानों में होने वाली बारिश को, वर्षा को हम आम्रवृष्टि कहते हैं। बट इन द एरिया ऑफ कॉफ़ी प्लांटेशन जो रेनफॉल होता है दैट इज़ नोन एज चेरी ब्लॉसम, और ये दोनों पॉजिटिव सेंस में है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो पश्चिम बंगाल है, यहाँ पश्चिम बंगाल है और असम में इस दौरान बारिश जो होती है वो काफ़ी तूफ़ानी बारिश होती है, स्टॉर्मी विंड चलती है और वो पेड़ों को, घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और इस बारिश को, इस वर्षा को कहा जाता है काफ़ी तूफान के साथ होती है और इसको हम कहते हैं नॉर्वेस्टर, या हम कह सकते हैं काल वैसाखी, यानी बैसाख का काल। तो ये पश्चिम बंगाल में काल वैसाखी जो हवा है या रेनफॉल है या तूफान है उसको कहा जाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ग्रीष्म ऋतु जो लगभग 3 महीने की है, मार्च, अप्रैल, मई, इसमें जो बारिश है पूरे भारत की 10% बारिश होती है, 10% रेनफॉल ऑल ओवर इंडिया में। जितनी बारिश पूरे साल में होती है, द रेनफॉल 10% रेनफॉल ऑकर्स ड्यूरिंग दिस सीजन, यानी 10% वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। अब हम बात करते हैं अगले सीजन की, जो इसके बाद की ऋतु है, वह ऋतु है आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, एडवांसिंग मानसून सीजन। दूसरी ऋतु है आगे बढ़ते मानसून की ऋतु, एडवांसिंग मानसून सीजन। एडवांसिंग मानसून सीजन ये है जून से सितंबर तक, और इस दौरान लगभग 74% वर्षा होती है। यानी एडवांसिंग मानसून सीजन जो है वो 4 महीने की ऋतु है और इस दौरान भारत में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 74% रेनफॉल होता है। यानी लगभग हम कह सकते हैं 3/4 बारिश इस दौरान होती है। अब इस दौरान होता क्या है कि मानसून स्टार्ट होता है। अब हम यहाँ पे एक जिक्र करेंगे कि जो मानसून है उसकी जो ओरिजिन कैसे होती है उसका हम एक अलग वीडियो आपको बना के देंगे। यहाँ पे तो हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि मानसून जब चलता है तो उससे किस तरह से हमारे इस भारत देश में रेनफॉल होती है, वर्षा होती है। हमने देखा कि मई के महीने में पूरे भारत में गर्मी ज़्यादा बढ़ गई और इसकी वजह से जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया है, वहाँ पर लो एयर प्रेशर, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है उत्तरी पश्चिमी भारत में। और उसी दौरान दक्षिण भारत में यानी दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर में, दक्षिणी दिशा में हिंद महासागर में इन इंडियन ओशन एक हाई एयर प्रेशर बेल्ट बनता है। हाई एयर प्रेशर उच्च वायुदाब का केंद्र बनता है। हवा हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर हवा चलती है और ये बन जाता है मई के महीने में, मई के लास्ट में। इन द लास्ट ऑफ मे दिस कंडीशन डेवलप्स विच इज very useful, very
इफेक्टिव फॉर द ओरिजिन ऑफ मानसून। लेकिन ये क्यों बनता है, कैसे बनता है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में आपको कराएंगे, बताएंगे कि कैसे ओरिजिन होती है मानसून की, और उसका एक बहुत ही विस्तार से हम आपको एक पूरा वीडियो भेजेंगे। तो अब देखते हैं हम, जो हाई एयर प्रेशर है यहाँ से लो एयर प्रेशर की तरफ विंड चलना शुरू कर देती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। जब ये हवा चलती, हवा का एक नियम होता है कि हवा जिधर से चलती है उसका नामकरण उसी के आधार पर होता है। द विंड इज नोन फ्रॉम इट्स कमिंग डायरेक्शन। देखिए जिधर से हवा चलती है, साउथ वेस्ट से यह हवा चल रही है, इसलिए इसका नाम पड़ गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट मानसून ने चलना शुरू किया और वह सबसे महत्वपूर्ण है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ ये लगभग 25 मई के आसपास से पहुंच जाती है। यानी भारत में मानसून का अराइवल लगभग 25 मई के आसपास हो जाता है और 1 जून को ये भारत के दक्षिणी तट पर पहुंच जाती है। द मानसून अराइव्स एट द कोस्ट ऑफ इंडिया ऑन 1 जून। अब देखिए इसमें कई बार हम कहते हैं कि मानसून पहले आ गया, इसका मतलब 1 जून से पहले। हम कई बार कहते हैं कि मानसून लेट आया, यानी वो 1 जून के बाद आ रहा है, भारत के तट से टकरा रहा है यानी। तो इसलिए हम लेट आना और जल्दी आने की बात करते हैं। जब ये भारत के तट से टकराता है तो ये 2 भागों में बंट जाता है। कुछ मानसून बंगाल की खाड़ी की तरफ से जाते हैं और कुछ मानसून अरब सागर की तरफ से जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं अरेबियन ब्रांच और इसको हम बोलते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा, अरेबियन ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून भारत के अरब सागरीय क्षेत्र से होते हुए आगे जब बढ़ता है तो ये 3 भागों में होकर भारत में एंटर करता है। इसकी एक शाखा, पहली शाखा, यहाँ पे एक पर्वत, इस पर्वत का नाम है वेस्टर्न घाट। इसकी जो पहली शाखा है साउथ वेस्ट मानसून के अरेबियन ब्रांच की, जो फर्स्ट जो पार्ट है वह पार्ट सबसे पहले जब पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट से टकराता है तो टकराने के बाद बारिश होती है। तो पर्वत से टकराते ही बारिश नहीं होती, इसलिए बारिश होती है कि जब कोई विंड, जो मानसून विंड है, जो समुद्र से होके आ रही है, जलीय भाग से होके आ रही है और उसने मॉइस्चर एडॉप्ट किया है, एब्जॉर्ब किया है, तो जब वो पर्वत को पार करने के लिए ऊपर चढ़ती है तो ऊपर का टेम्परेचर कम होता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा एब्जॉर्बिंग एबिलिटी घटती। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वेस्टर्न घाट के पश्चिमी दिशा भाग में ज़्यादा रेनफॉल होता है और पूर्वी भाग में रेनफॉल कम होता है। तो अगर हम पर्वत के आधार पर अध्ययन करें तो जैसे अगर कोई विंड आ रही है तो ये पर्वत है, इस भाग में विंड ऊपर चढ़ेगी और ठंडी होगी और इसके बाद विंड आगे उतरेगी। तो जो सम्मुख भाग है, फ्रंट पोर्शन है, वहाँ ज़्यादा रेनफॉल होती है और सेकेंड पार्ट में पीछे रेनफॉल कम होता है। तो जो फ्रंट पार्ट है उसको हम कहते हैं पवना विमुख ढाल, या हम कह सकते हैं लीवार्ड स्लोप, और इसको हम कहते हैं पवना विमुख ढाल, या हम कह सकते हैं लीवार्ड स्लोप, सॉरी, इसको कहते हैं विंडवार्ड, इसको कहते हैं लीवार्ड।
यानी पवन के सम्मुख वाले भाग पर ज़्यादा बारिश होती है, पवन के विपरीत वाले भाग पर कम बारिश होती है। और जो पर्वत से उतरने के बाद जो एरिया बचेगी जिसको हम कहते हैं रेन शैडो एरिया, रेन शैडो एरिया। यानी कि आप देखिए कि अगर कोई हवा चल रही है तो सम्मुख भाग पर ज़्यादा बारिश होगी, उसके पीछे वाले ढाल पर कम बारिश होगी, और उस पर्वत के पीछे वाला क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है। और वो स्थिति हम यहाँ देखते हैं कि जैसे जैसे पश्चिमी घाट पर्वत को हवाएं पार करती हैं, पश्चिमी घाट पर्वत से पश्चिमी भाग में इन द वेस्टर्न पार्ट रेनफॉल ज़्यादा होता है और उसके ईस्ट में रेनफॉल कम होता है। इसका उदाहरण देखिए कि 2 स्टेशन हैं, एक है महाबलेश्वर जो वेस्टर्न घाट माउंटेन के वेस्ट भाग में है, और दूसरा है पुणे जो ईस्ट भाग में। दोनों के बीच केवल 100 किलोमीटर की दूरी, लेकिन दोनों के बीच रेनफॉल देखिए कितना अंतर है। जहां महाबलेश्वर में 650 सेंटीमीटर बारिश होती है, वहां पुणे में सिर्फ 50 सेंटीमीटर बारिश होती है, क्योंकि पुणे रेन शैडो एरिया में आएगा या पर्वत के विमुख ढाल पर है, लीवार्ड स्लोप पर है। अब हम चर्चा करते हैं कि साउथ इंडिया में जो रेनफॉल है वह वेस्ट टू ईस्ट घटता है। इसके अलावा इसकी दूसरी शाखा नर्मदा नदी और तापी नदी से होते हुए आगे बढ़ती है और मिड इंडिया में बारिश करती है। अरेबियन ब्रांच की ये दूसरी शाखा भाग है। इसके अलावा एक भाग राजस्थान पहुंचता है और राजस्थान में अरावली पर्वत, अरावली जो पर्वत है, अरावली माउंटेन, इन हवाओं को रोक नहीं पाता, इन मानसून हवाओं को रोक नहीं पाता, क्योंकि ये अरावली जो माउंटेन है ये पैरेलल एग्जिस्ट करता है। समानांतर होने के नाते हवाएं अगल बगल से निकल जाती हैं और राजस्थान सूखा ही रह जाता है। राजस्थान में बारिश नहीं होती, बहुत कम बारिश होती है। राजस्थान में रेगिस्तान होने का भी ये कारण है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि अरावली पर्वत की ऊंचाई कम होने के नाते या पैरेलल होने के नाते यहाँ बारिश कम होती है। तो अब अरावली पर्वत मानसूनी हवाओं के पैरेलल होने के नाते यहाँ पर कम वर्षा होती है। अरावली पर्वत के समानांतर होने के नाते राजस्थान में बारिश कम होती है। तो राजस्थान अधूरा रह गया, बारिश नहीं मिली यहाँ पर या बारिश को प्राप्त नहीं कर पाया। तो ये था दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागरीय शाखा। अब दूसरी शाखा है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये शाखा सबसे पहले मेघालय राज्य पहुंचती है। ये शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा मेघालय राज्य में पहुंचती है। मेघालय राज्य में 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी और जैंतिया, ये 3 पहाड़ियां हैं। तो इन 3 पहाड़ियों में एक स्थान स्थित है जिसको हम कह सकते हैं, खासी पहाड़ी पर एक स्थान स्थित है, उसका नाम है मौसिनराम। मौसिनराम एक स्थान है खासी पहाड़ी पर जहां विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। 11,870 सेंटीमीटर बारिश होती है, मिलीमीटर। इसको हम कह सकते हैं 1187 सेंटीमीटर बारिश होती है। मिलीमीटर तो है 11,870, अगर इसको हम सेंटीमीटर में कहते हैं तो 1187 सेंटीमीटर, लगभग 1200 सेंटीमीटर बारिश होती है।
कहाँ पर? मौसिनराम में, जो खासी पहाड़ी पर स्थित है मेघालय राज्य। इसके अलावा इस भाग में बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं और ये हिमालय पर्वत भी है, जिसका वर्णन हमने पहले वाली वीडियो में किया है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ बारिश करने के बाद हवाओं की जो दिशा है वह हिमालय के सहारे पश्चिम दिशा में हो जाती है। यानी जैसे जैसे ये हवाएं सबसे ज़्यादा बारिश करती है मेघालय में, असम में, इन राज्यों में बारिश करने के बाद इन हिमालय के सहारे इनकी दिशा पूरब से पश्चिम हो जाती है और जैसे जैसे ये हवाएं पूरब से पश्चिम चलती हैं वर्षा की मात्रा घटती जाती है। इसीलिए कई बार पूछा जाता है कि नॉर्थ इंडिया में वर्षा की मात्रा किधर से किधर घटती है, यानी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में घटती है। तो हम ये देखते हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल धीरे धीरे घटता है। इसका एक उदाहरण देखिए कि जहां कोलकाता में 119 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहीं पटना में 105 सेंटीमीटर, इलाहाबाद में 76 सेंटीमीटर, दिल्ली में 56 सेंटीमीटर और राजस्थान में 25 सेंटीमीटर के करीब बारिश होती है, वर्षा होती है। तो ये रेनफॉल घटता जाता है। नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं कि दो तरह की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट रेनफॉल डिक्रीजेस, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ रेनफॉल डिक्रीजेस। उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम वर्षा की मात्रा घटती है। अगर आपको पता है कि कौन सा राज्य, कौन सा शहर पूरब है और कौन सा पश्चिम है, कौन सा उत्तर है और कौन सा दक्षिण है, तो आप बता सकते हैं कि रेनफॉल कहाँ पे ज़्यादा होता है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये बता देंगे कम होगा कि ज़्यादा होगा। जैसे अगर कोई कहता है कि कोलकाता में ज़्यादा बारिश होगी कि पटना में कि इलाहाबाद में, तो आप कह सकते हैं कोलकाता में ज़्यादा हो, क्योंकि ये पूरब दिशा में। अब हम देखते हैं कि जब ये हवाएं वर्षा करते हुए राजस्थान पहुंचती हैं तो इस बार अरावली पर्वत इन हवाओं को रोकता है। तो सम्मुख भाग यानी विंडवार्ड स्लोप पर वर्षा थोड़ी बहुत हो जाती है, क्योंकि तब तक इन हवाओं के पास मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी नहीं रहती, सब बारिश हो जाती है पहले ही और हवाएं काफ़ी शुष्क हो जाती हैं। लेकिन इसका जो वेस्टर्न पार्ट है वो और भी इस मानसून से भी वर्षा प्राप्त नहीं कर पाता, इस ब्रांच से भी वर्षा नहीं प्राप्त कर पाता। अतः इस भाग में हमें रेगिस्तान देखने को मिलता है, जो थार का मरुस्थल हम पढ़ते हैं। यानी अरावली के पश्चिम में इन हवाओं से वर्षा नहीं हुई। अब यहाँ पे दो प्रश्न आता है कि जो अरेबियन ब्रांच थी उससे भी बारिश नहीं हुई और जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जा रही थी घूम के उससे भी बारिश नहीं हुई। हमने देखा कि ये एडवांसिंग मानसून सीजन था, जिसकी वजह से भारत में लगभग 74% वर्षा होती है। अब अगला जो सीजन है वो है तीसरा है पीछे हटते मानसून की ऋतु। रिट्रीटिंग मानसून सीजन। यह है अक्टूबर प्लस नवंबर, यानी 2 महीने की ऋतु। हम इसमें देखते हैं कि जो सूर्य की किरणें हैं वो धीरे धीरे साउथ की तरफ चलने लगती हैं। जो यहाँ लो प्रेशर था और यहाँ हाई प्रेशर था वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है और हवाएं धीरे धीरे बैक होने लगती हैं। यानी पहले हवाएं यहाँ से हट जाएंगी, फिर धीरे धीरे यहाँ से हट जाएंगी। इस तरह से हवाओं के पीछे हटने की जो स्थिति है वो इन दोनों महीनों में हमें देखने को मिलती है। इस तरह से हवाएं हटते हटते बे ऑफ बंगाल में पहुंचती हैं और इनकी बे ऑफ बंगाल में जब ये पहुंचती हैं तो चूंकि ये समुद्र का भाग है, जलीय भाग है, इसलिए यहाँ पे इनको मॉइस्चर प्राप्त हो जाता है और ये तमिलनाडु के तट पर वर्षा करते हैं। इसीलिए देखा जाता है कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा क्यों होती है, जबकि रिट्रीटिंग मानसून सीजन
के दौरान हमें देखते हैं कि ज़्यादातर वर्षा कम होती है या कम क्षेत्रों में होती है। तो इन क्षेत्रों में वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि इन हवाओं को वहाँ पे मॉइस्चर प्राप्त हो जाता है, ह्यूमिडिटी प्राप्त हो जाती है, और ये तमिलनाडु के तट पर पहुँचने पर इन हवाओं से वर्षा होती है। इस सीज़न में लगभग 13% वर्षा होती है। ऑल ओवर इंडिया जितनी भी रेनफॉल होती है उसका 13% इस सीज़न में होती है, रिट्रीटिंग मानसून सीजन में। इस दौरान काफ़ी गर्मी रहती है, जिसको हीट ऑफ अक्टूबर भी कहा जाता है, या क्वार की उमस। क्वार महीना अक्टूबर को कहते हैं, क्वार की उमस भी बोलते हैं, हीट ऑफ अक्टूबर भी बोलते हैं, यानी दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा और रात में थोड़ी गर्मी कम होती है। इस सीज़न में केवल तमिलनाडु का तट ही रेनफॉल प्राप्त करता है। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि भारत का वो कौन सा भाग है जो पीछे हटते मानसून से रेनफॉल प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं चौथी ऋतु की, और चौथी ऋतु है शीत ऋतु। ये ऋतु है दिसंबर से फरवरी तक, फ्रॉम दिसंबर टू फरवरी। हमने ये देखा कि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, सिर्फ 3% वर्षा होती है। इसका रीज़न क्या है कि जो ये मानसून था इसकी डायरेक्शन बदल जाती है। देखिए, पहले हमने ये देखा कि गर्मी में ज़्यादा गर्मी पड़ने की वजह से, और कोई रीज़न जो हम बताएंगे आपको आगे, कि यहाँ पर लो प्रेशर बना, यहाँ हाई प्रेशर बना। लेकिन समय के साथ जब हमने देखा कि शीत ऋतु में सूर्य साउथ की तरफ वर्टिकल मूव करता है, यानी सूर्य की किरणें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर वर्टिकल फॉल करती हैं, तो दक्षिण की तरफ या दक्षिणी क्षेत्रों में गर्मी ज़्यादा होती है, उत्तरी क्षेत्रों में गर्मी कम होती है। और गर्मी कम होने की वजह से हमें भी पता है कि दिसंबर से फरवरी के दौरान भारत में सर्दी की ऋतु होती है। ऐसी सीजन में यहाँ पर हाई एयर प्रेशर बन जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसका उल्टा नॉर्थ इंडियन ओशन में लो एयर प्रेशर बनता है, लो एयर प्रेशर बेल्ट बनता है। अब हवाएं उल्टा चलना शुरू कर देती हैं, यानी जो हवाएं दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की तरफ चल रही थीं, अब इस सीजन में इनका मूवमेंट ये होता है। इसलिए इनको हम कहते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी हवाओं का नाम उनके चलने की दिशा के आधार पर होता है। तो उत्तरी पूर्वी मानसून चलता है, चूंकि ये पूरा का पूरा मानसून लैंड एरिया से होकर चलता है, इसलिए इस ऋतु में कहीं पर कोई बरसात नहीं होती। द होल इंडिया रिसीव्स नो रेनफॉल ड्यूरिंग दिस पीरियड। लेकिन उत्तर भारत में इस ऋतु में कुछ वर्षा होती है जो इस मानसून की वजह से नहीं होती, उत्तरी पूर्वी मानसून की वजह से नहीं होती, बल्कि उत्तरी भारत में सर्दियों में कुछ बरसात होती है। और उस बरसात का कारण है, उस बारिश का कारण है भारत के पश्चिम में बनने वाले चक्रवात, जिनको हम कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जिनको हम कहते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। चक्रवात से वर्षा होती है, चक्रवात, या हम कह सकते हैं डिस्टर्बेंस, साइक्लोन। साइक्लोन से बारिश होती है, वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस भी इनको कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, जो मेडिटेरियन सी में बनते हैं, जो भारत के पश्चिम में एक भूमध्य सागर है, वहाँ पे चक्रवात बनते हैं। और वो पश्चिमी जेट वायुधाराओं द्वारा, पश्चिमी जेट हवाओं द्वारा, वेस्टर्न जेट विंड के द्वारा
वो भारत आते हैं और उनसे सर्दियों में बारिश होती है। द नॉर्थ इंडिया रिसीव्स रेनफॉल बाय द साइक्लोन, जिसको हम कहते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात या वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस भी कहा जाता है। अब ये प्रश्न आता है कि ये जो चक्रवात हैं वो आते कैसे हैं। तो ये चक्रवात वायुमंडल में के ऊपरी भाग में बहने वाली तीव्र गति की हवाएं, हाई स्पीड विंड, जिनको हम जेट स्ट्रीम कहते हैं, तो वो दो होती हैं, ईस्टर्न जेट एंड वेस्टर्न जेट। तो वेस्टर्न जेट के द्वारा ये हवाएं भारत तक आती हैं और उन साइक्लोन के द्वारा उत्तरी भारत में सर्दियों में बारिश होती है और वो थोड़ी बहुत बारिश होती है। तो इस तरह से पूरे भारत में जितनी बारिश होती है उसका सिर्फ 3% वर्षा इस ऋतु में होती है, और वो भी वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के द्वारा। अगर हम कहते हैं कि भारत के उत्तरी भारत में सर्दियों में जो बारिश होती है उसका मेन रीज़न क्या है, तो उसका मेन रीज़न है साइक्लोन या डिस्टर्बेंस, या हम कह सकते हैं वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। अगर चक्रवात की वैरायटी पूछी जाए तो हम कह सकते हैं टेम्परेट साइक्लोन या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। इस तरह से हमने संक्षेप में 4 ऋतुओं के द्वारा हमने भारत के जलवायु का अध्ययन करने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।